तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और उसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशन पढ़ने के बाद अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आए हैं, एंड दैट इज़ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स सिम्पैथोमाइमेटिक तौर में यूज़ होती है वो ड्रग्स के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अभी अलग अलग तरीके से ये ड्रग्स का डिवीज़न होता है, अलग अलग बुक्स में उसे डिफरेंट तरीके से बताया गया है कि कैसे वो क्लासीफाई होता है। तो एक टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर वो ड्रग का एक्शन है उस हिसाब से किया गया है, तो हम लोग वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग कुछ ड्रग होती है और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है? ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होती है, जैसे हमें पता है कि ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है जहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है और पोस्ट साइनेप्टिकली उसके रिसेप्टर्स के ऊपर वो काम करता है। तो जो भी ड्रग्स अगर हम लोग देते हैं एक्सटर्नली, तो अगर वो रिसेप्टर्स को जाके डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। अगर जो हम कुछ ड्रग्स एक्सटर्नली देते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करवा के फिर नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन उसके ऊपर काम करता है और फिर एक्शन क्रिएट होता है, उसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। तो इनडायरेक्टली नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करवा के काम करती है। और तीसरा जो है वो है मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स एक्टिंग मीन्स वो जो ड्रग है वो दोनों तरीके से काम करेगी, डायरेक्टली भी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी और इनडायरेक्टली नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करवा के भी काम करेगी। तो इस हिसाब से 3 ड्रग्स हम क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, 3 टाइप से हम लोग ड्रग्स के ग्रुप का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स है फिर उसमें वो कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर वो काम करती है, वेदर वो अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है या फिर बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। अगर वो अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है तो अगेन उसमें 2 ग्रुप हो जाते हैं कि अल्फा के जैसे हमें पता है कि 2 रिसेप्टर्स हैं, मेजरली अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो दोनों रिसेप्टर के ऊपर काम करती है या फिर कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है? अगर दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन सिलेक्टिव। उसकी कोई भी रिसेप्टर्स के प्रति सिलेक्टिविटी नहीं है, तो वो दोनों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, तो इसे हम लोग अल्फा एगोनिस्ट बोलेंगे, नॉन सिलेक्टिव। अगर वो स्पेसिफिकली अल्फा 1 को स्टिमुलेट करती है तो हम उसे कहेंगे अल्फा 1 एगोनिस्टिक एजेंट्स। अगर वो स्पेसिफिकली अल्फा 2 को स्टिमुलेट करती है तो उसे हम लोग कहेंगे अल्फा 2 एगोनिस्टिक एजेंट। तो इस हिसाब से सिलेक्टिव एजेंट्स जो अल्फा 1 के ऊपर काम करते हैं और अल्फा 2 के ऊपर काम करते हैं, ऐसे डिवीजन किए जाते हैं। सेम वे जो ड्रग्स बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, हमें पता है कि जो बीटा के जो मेन रिसेप्टर्स हैं वो 3 है, लेकिन अगर हम बीटा 3 को हटा दें तो क्लिनिकली हम लोग बीटा 1 और बीटा 2 का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक होता है नॉन सिलेक्टिव कि जिसकी कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती है, दोनों के ऊपर काम करती है, और फिर सिलेक्टिव होते हैं जिसमें वो इधर बीटा 1 के ऊपर काम करती है या फिर वो इधर बीटा 2 के ऊपर काम करती है। तो इस हिसाब से पूरा एड्रेनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। अब हम लोग हर एक ग्रुप के जो भी इंडिविजुअल ड्रग्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। अभी अगर हम इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उसको साइड में रखें तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के ऊपर फोकस करते हैं। उसमें पहले जो अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है उसका सिर्फ नाम देख लेते हैं। तो जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं वो है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और फिर जो सिलेक्टिव अल्फा 1 होते हैं उसमें होता है एक फिनाइलेफ्रिन और मिथोक्सामाइन। अल्फा 2 एगोनिस्टिक है जिसके नाम है क्लोनिडिन, गुआनाफेसिन, गुआनाबेंज, डेटोमिनिड, राइट। सो इतने कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप याद रख सकते हैं। 2-4 नाम हर एक ग्रुप में से याद रखेंगे तो दैट वुड बी इनफ। बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर नॉन सिलेक्टिवली जो काम करती हैं अगेन वो एपिनेफ्रिन है और आइसोप्रोटेनेडॉल और आइसोप्रिनालिन भी उसे कहा जाता है। बीटा 1 के ऊपर सिलेक्टिवली काम करती है जिसका नाम है डोब्यूटामिन, और बीटा 2 के ऊपर जो काम करती है ड्रग्स उसके नाम है साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, रिटोड्रिन्स एक्सेट्रा। सभी ग्रुप्स के बारे में जो भी स्पेशली इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल ड्रग्स वहाँ पे भी थोड़ा रिवाइज होगा। जैसे जैसे आप रिवाइज करने लगेंगे तो ये चीज़ आपको फिर नई नहीं लगेगी, ठीक है। सो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। सेम में जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं वो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फेटामाइन एंड टायरामिन, उसके बारे में डिटेल्स में हम देखेंगे। और मिक्स सेक्शन जो ड्रग्स हैं वो है एफेड्रिन और मेफेंटरमाइन, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
सो इतनी ड्रग्स आप याद रख सकते हैं क्लासिफिकेशन के पर्पज से। ऑल्दो कई बार एग्जाम्स में आपको क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे एक्सपेक्ट 1 or 2 ड्रग्स इन ईच एस्पेक्ट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पेशली जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो एड्रेनर्जिक सिस्टम में या फिर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स में जो हमें पढ़ना है वो ये 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, उसका स्पेशली फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, एड्रेनालिन का, नॉर एड्रेनालिन का और आइसोप्रिनालिन का। तो ये तीनों के बारे में थोड़ा बहुत समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले जान लेते हैं कि ये 3 ड्रग्स हैं वो कौन कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। तो एड्रेनालिन जो है वो अगर हम बीटा 3 को ज़्यादा बहुत पिक्चर में ना ले तो एड्रेनालिन ऑलमोस्ट सभी रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। अल्फ़ा 1 के ऊपर भी काम करती है, अल्फ़ा 2 के ऊपर काम करती है, बीटा 1 के ऊपर काम करती है और बीटा 2 के ऊपर काम करती है। नॉर एड्रेनालिन जो है वो बीटा 2 के ऊपर काम नहीं करती है, नो बीटा 2 एक्शन। तो बीटा 2 के ऊपर नहीं काम करती है, उसके अलावा अल्फ़ा 1, 2 और बीटा 1 के ऊपर काम करती है। ठीक है, और जो आइसोप्रिनालिन है वो अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं करती है, तो सिर्फ उसकी बीटा एक्शन है, तो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर ही काम करती है। ये आपको किसी भी तरह से याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीज़ है। एड्रेनालिन सभी अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, नॉर एड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं करती है, और आइसोप्रिनालिन अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं करती है। ठीक है, अभी कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ कि ये जो ड्रग्स हैं, ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, स्पेशली एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन की अगर हम बात करें तो उसकी सेंसिटिविटी कौन से रिसेप्टर्स के प्रति ज़्यादा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसकी सेंसिटिविटी अल्फा के प्रति ज़्यादा है या बीटा के प्रति ज़्यादा है, तो जब भी आप एड्रेनालिन लो डोज में देते हैं, जब भी आप एड्रेनालिन लो डोज में देते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी बीटा के प्रति हमेशा ज़्यादा होती है। ये एक नियम है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद पता चला हुआ है ये चीज़। ये जो एक्सपेरिमेंट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होते थे वो काफ़ी सारी एनिमल्स में किए जाते थे, और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला है कि जब भी एड्रेनालिन लो डोज में हम लोग देते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी बीटा रिसेप्टर्स के प्रति ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू अल्फ़ा। और जब भी फिर एड्रेनालिन का अगर हम डोज बढ़ाते हैं तो फिर अल्फ़ा रिसेप्टर्स का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है बीटा की कंपैरिजन्स में। तो अगर एड्रेनालिन लो डोज में हो तो सेंसिटिविटी बीटा के प्रति ज़्यादा है, और एड्रेनालिन अगर हाई डोज में हो तो अल्फा रिसेप्टर्स के प्रति सेंसिटिविटी उसका ज़्यादा होता है। तो ये एक आपको नियम याद रखना है। ठीक है, अभी इसके ऊपर से मैं आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दिखाता हूँ। तो अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखें ये एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और आइसोप्रिनालिन का, तो आपको ब्लड प्रेशर पे जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो लेट्स से हम लोग देखते हैं, पहले लेते हैं नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन। ये क्या है कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए कि हम एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं। यूजुअली ये जो एक्सपेरिमेंटेशंस ब्लड प्रेशर के होते थे वो कैट या डॉग या रैट के ऊपर किए जाते हैं। इन एनिमल को एनेस्थेटाइज किए जाते हैं, और एनेस्थेटाइज करने के बाद उनमें ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, और फिर उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, एक पूरा सेटअप रहता है पूरा, और उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर ये ड्रग्स क्या एक्शन करती है। तो मान लीजिए कि एक मीन ब्लड प्रेशर है, मीन ब्लड प्रेशर मीन्स के एवरेज ब्लड प्रेशर है, उसके ऊपर जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। अभी मान लीजिए कि ये पॉइंट ऊपर आप पेशेंट के अंदर नॉर एपिनेफ्रिन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही नॉर एपिनेफ्रिन सिस्टम में जाएगा तो नॉर एपिनेफ्रिन हमें पता है कि कौन कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। नॉर एपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है, लेकिन नॉर एपिनेफ्रिन का बीटा 2 एक्शन नहीं है। नॉर एपिनेफ्रिन बीटा 2 के ऊपर काम नहीं करता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा 2 को हम ज़्यादा पिक्चर में नहीं लेंगे। क्यों ज़्यादा पिक्चर में नहीं लेंगे? क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन होने के बाद जो
उसका जो एक्शन है वो टाइम लगता है, इट्स अ बिट लैग, सो इमीडिएट एक्शन नहीं मिलेगा अल्फा 2 का स्टिमुलेशन से। तो हम लोग अल्फा 2 को कंसिडरेशन ज़्यादा नहीं देंगे, स्पेशली ब्लड प्रेशर की इफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फटाफट फ्लक्चुएशन होता है। तो जो अल्फा 2 का जो रिस्पॉन्स इसमें काफ़ी कुछ क्लिनिकली रिलेवेंट नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2 स्पेशली ये तीनों रिसेप्टर्स का ही इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो अगर नॉन एपिनेफ्रिन का सीखे तो नॉन एपिनेफ्रिन यूजुअली अल्फा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। तो जैसे ही हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन देंगे तो हमें पता है कि पहले उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जैसे ही हम लोग फ्लश करेंगे, इंजेक्ट करेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। इसके लिए अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगा और पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा, रादर आई वुड से एनिमल का ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो उसके बाद उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ब्लड प्रेशर अगेन नॉर्मल हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे देखें तो मीन ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ा, तो मीन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे डिक्रीज होके वापस आ गया जैसे ही ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो गया। तो ये है मीन ब्लड प्रेशर एलिवेशन। सो कह सकते हैं कि नॉर एपिनेफ्रिन से मीन ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अभी मीन ब्लड प्रेशर है उसको अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो यूजुअली किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हार्ट के लोड के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना हार्ट के ऊपर लोड है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो मोर ऑफ रिलेटेड टू बीटा 1 रिसेप्टर होता है या फिर अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जबकि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉर एपिनेफ्रिन के केस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। सो इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से अपनी रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और जो क्या काम करती है, जो रिफ्लेक्स सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है और रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया क्रिएट करती है। तो हार्ट रेट की अगर हम बात करें तो हार्ट रेट कम होने लगता है। ठीक है, सो ये एक पिक्यूलियर इफेक्ट है कि नॉर एपिनेफ्रिन देने से मीन ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ने लगेगा और बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये सिंपल ग्राफ है नॉर एपिनेफ्रिन का। ठीक है, दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं दैट इज ऑफ एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन का। अगर हम एड्रेनालिन का ग्राफ देखें तो उसमें क्या होता है, अभी जो एड्रेनालिन का जो हम लोग ग्राफ देखेंगे तो एड्रेनालिन में आपको अगर देखेंगे तो 2 फेज देखने को मिलेंगे। सो इट्स अ बाईफेजिक रिस्पॉन्स। क्यों है इसके बारे में हम लोग देते हैं, क्यों ऐसे 2 फेजिस है। तो एड्रेनालिन हमें पता है कि एड्रेनालिन अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर भी काम करता है, बीटा 1 के ऊपर काम करता है और बीटा 2 के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बीटा 2 है ना बहुत एक गेम चेंजिंग रिसेप्टर्स है, क्योंकि हमें पता है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स के ऊपर भी होता है और जूस का स्टिमुलेशन होने से वो स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है और वाजोडाइलेशन होता है। तो अगर हम डायरेक्टली बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं एक्सटर्नल ड्रग देके तो उससे वाजोडाइलेटरी रिस्पॉन्स भी क्रिएट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बाईफेजिक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो इनिशियली जब भी हम इस पॉइंट पे एड्रेनालिन इंजेक्ट करेंगे एनिमल में तो इनिशियली हमें पता है कि डोज ज़्यादा होगा, सिस्टम में फटाफट डोज बढ़ने लगेगा। तो उससे हमें हमारे नियम के अनुसार हाई डोज पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, सो अल्फा 1 स्टिमुलेट होने से इसका जो पीक रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन, जब भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो हमें पता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे बीटा रिसेप्टर्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस लोअर बीटा 2 रिसेप्टर्स ज़्यादा सेंसिटिव होने से जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करेगा वाजोडाइलेटरी एक्शंस के थ्रू एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी अ डिक्रीज इन द मीन ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे पहले हाई डोज देने पे अल्फा प्रीडोमिनेट हो गए रिसेप्टर्स और जिससे ब्लड प्रेशर राइज हुआ और लोअर डोज पे ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, तो इसे बाईफेजिक रिस्पॉन्स हम बोलते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लो डोज एड्रेनालिन देते हैं तो लो डोज एड्रेनालिन में बीटा 2 रिसेप्टर्स ज़्यादा एक्ट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं और उससे डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। और हाई अगर डोज ऑफ एड्रेनालिन अगर हम देते हैं तो उसमें अल्फा 1 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होता है और मीन ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ऐसे दो रिस्पॉन्स आपको देखने मिलते हैं। तो इसीलिए किसी भी पेशेंट्स में आपको एड्रेनालिन चल रहा है तो एड्रेनालिन के डोजेज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एड्रेनालिन का डोज ज़्यादा बढ़ गया तो पेशेंट वाजो डायलेटरी एक्शन में से वाजो कंस्ट्रिक्टिव एक्शंस के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा बाईफेजिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, हार्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे मीन ब्लड प्रेशर का बाईफेजिक रिस्पॉन्स है, तो इसलिए एक्सेसिव बढ़ नहीं रहा है जैसे नॉरएपिनेफ्रिन में बढ़ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्स सिस्टम का ज़्यादा रोल नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज नो एड्रेनालिन बीटा 1 रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने से हार्ट रेट बढ़ता है। तो यहाँ पे हमको इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा रादर देन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था जो नॉरएपिनेफ्रिन से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा हार्ट रेट भी बढ़ेगा, कंपैरेटिवली कह सकते हैं मीन ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तो बढ़ेगा ही, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कह सकते हैं कि कई बार बढ़ता भी है या फिर डिक्रीज भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द बीटा 2 रिस्पॉन्स। तो ऐसा बाईफेजिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके ऊपर से एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन आया है जिसे हम लोग बोलते हैं वाजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ठीक है, अभी क्या है कि मान लीजिए कि एक पेशेंट है, एक पेशेंट के अंदर आप कोई ड्रग दे रहे हैं, जैसे एड्रेनालिन नामक ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, सो उस पेशेंट्स को एड्रेनालिन नाम की ड्रग्स दे रहे हैं, अगर उसका डोज हाई हो गया तो क्या होगा? तो पेशेंट एड्रेनालिन के ऊपर है और अगर एड्रेनालिन का डोज हाई हो गया तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ अल्फा 1 रिस्पॉन्स। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ऐसे पेशेंट्स में अगर हमको ब्लड प्रेशर फॉल करना है तो क्या कर सकते हैं? तो उसके ऊपर से है वाजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल रिस्पॉन्स। तो जैसे हमें पता है कि अल्फा 1 रिस्पॉन्स एड्रेनालिन से रिलीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने से बीटा 2 रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। अगर हम लोग इसी पेशेंट्स के अंदर एक ड्रग पहले दे दे अल्फा ब्लॉकर, जो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हो, ऐसी ड्रग हम लोग दे और उसके बाद हम एड्रेनालिन इंजेक्ट करें तो क्या होगा? अगर इस पेशेंट्स में पहले हम अल्फा ब्लॉकर दे और उसके बाद एड्रेनालिन इंजेक्ट करें तो क्या होगा? अब विल देयर बी ए इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स? ज़्यादा इंक्रीज होगा नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा क्योंकि बीटा 1 स्टिमुलेशन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट वी ओनली सी मोस्टली बीटा 2 रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे मोस्टली हमें बीटा 2 रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि आप एड्रेनालिन के हाई इंक्रीज ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स को टोटल कट ऑफ कर सकते हो बाय गिविंग प्रायर अल्फा ब्लॉकर, स्पेशली मैं कहूँ तो अल्फा 1 ब्लॉकर। सो अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करके आप एड्रेनालिन के इंक्रीज ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर सकते हो डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स में, और ये फिनोमिनन है उसे कहा जाता है वाजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। तो कोई भी जो पेशेंट्स है अगर उसमें एड्रेनालिन का लेवल बहुत बढ़ गया है एंड उसको वाजो कंस्ट्रिक्टिव स्टेट में चला गया है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो उस स्टेट में आप अल्फा 1 ब्लॉकर दे सकते हो। अल्फा 1 ब्लॉक करने से अब सिर्फ बीटा रिस्पॉन्स ही आएगा, तो बीटा 2 रिस्पॉन्स की वजह से उसका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो यह है उसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस। सो बाय गिविंग अल्फा ब्लॉकर यू कैन कन्वर्ट the increased blood pressure response into the decreased blood pressure response, and this is called as vasomotor reversal of डेल। तो कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं कि क्या होता है। अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में हम लोग सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में देखेंगे इसका नाम क्या है। इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि फेंटोलिमाइन, फिनोक्सीबेंजामिन, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं, जो इसको इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में आपको यूज़ होते हैं। ठीक है, एज एन अल्फा ब्लॉकर के तौर पे।
तो ये हो गया नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में हमने देख लिया है। अब हमने एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन के बारे में भी रिस्पॉन्स देख लिया है। तो अब आइसोप्रिनालिन के बारे में भी अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आइसोप्रिनालिन है, जैसे हमें पता है कि कोई भी अल्फा एक्टिविटी उसके अंदर नहीं है, तो सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर ही वो काम करती है। तो उसका ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स कैसा होगा? तो अगर हम लोग आइसोप्रिनालिन देते हैं तो मीन ब्लड प्रेशर है वो इनिशियली थोड़ा राइज करेगा, क्योंकि उसमें बीटा 1 है। बीटा 1 से हार्ट रेट स्टिमुलेट होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो मीन ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट, कोई उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। बट उसके बाद बीटा 2 रिस्पॉन्स आएगा, और बीटा 2 रिस्पॉन्स से देयर वुड बी फॉल इन ब्लड प्रेशर, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे होकर नॉर्मल होगा। सो कहने का मतलब यह है कि आइसोप्रिनालिन से मोस्ट ऑफ यू विल सी फॉल इन द ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स। दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि हार्ट रेट पे क्या असर होगा? तो हार्ट रेट पे अगेन देयर वुड बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट बिकॉज ऑफ बीटा 1 डायरेक्ट स्टिमुलेटरी इफेक्ट। सो बीटा 1 यहाँ पे डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो रहा है, सो हार्ट रेट के ऊपर इंक्रीज होगा। तो होपफुली अभी आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या रिस्पॉन्स आता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और आइसोप्रिनालिन का। सो जैसे हमें देखा था कि एक नॉर एपिनेफ्रिन ही है जो सिर्फ रिफ्लेक्सली हार्ट रेट कम करेगा, बाकी एड्रेनालिन और आइसोप्रिनालिन अपने बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेशन करने की वजह से हार्ट रेट बढ़ाएंगे। कार्डियक आउटपुट के ऊपर भी सेम बीटा 1 रिसेप्टर्स जो जहां पे काम करते हैं उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी एक्सेसिवली बढ़ जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन में, जिसकी वजह से मीन ब्लड प्रेशर भी काफ़ी एक्सेसिव बढ़ेगा, जिससे रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा। बाकी एड्रेनालिन में कहे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर डोज पे अल्फा प्रीडोमिनेट हो जाते हैं और लोअर डोज के ऊपर डायस्टोलिक कम भी हो सकता है। तो इवेंचुअली कहे तो मीन ब्लड प्रेशर एड्रेनालिन से भी बढ़ता ही है। लेकिन आइसोप्रिनालिन की बात करें तो आइसोप्रिनालिन से मीन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, बिकॉज वहाँ पे अल्फा रिस्पॉन्स नहीं है। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर और हार्ट रेट के ऊपर ये काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होता है। होपफुली आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब आप बहुत क्लियर हो गए होंगे कि एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन और आइसोप्रिनालिन का जो कार्डियोवास्कुलर डायनामिक्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। हम लोग चलते हैं अब दूसरी सिस्टम के ऊपर कि दूसरी सिस्टम्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स अगर हम लोग देखें तो वो है ब्रोंकियल मसल्स। अब जो दूसरे स्मूथ मसल्स हैं उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? तो जैसे हमें पता है कि दूसरे स्मूथ मसल्स के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रोमिनेट होते हैं, तो जिसकी बीटा 2 एक्शन है उसका ही रिस्पॉन्स आएगा। तो जैसे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स एड्रेनालिन और आइसोप्रिनालिन दोनों है, तो उससे उसका ब्रोंको डायलेटेशंस होगा। सेम वे इंटेस्टिनल मसल्स का भी रिलैक्सेशंस होगा। ठीक है, सो ये एक रिस्पॉन्स हम ले सकते हैं।